ओके, तो अब अपन डिस्कस करने वाले मोशन इन अ प्लेन चैप्टर के वीडियो सॉल्यूशंस जो आपने टेस्ट सीरीज में देखे थे। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोलता है, इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.55 गैप प्लस 0.8 जी गैप प्लस सी गैप देन द वैल्यू ऑफ सी। अब देखो, कोई भी अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो हमेशा वन आएगा। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, अगर ऐसा वेक्टर फॉर्म है तो सबके स्क्वायर कर लो, ऐड करके इक्वल टू वन कर दो। तो मैंने वही किया। उसके बाद तो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करी और सी की वैल्यू निकाली, दैट इज अंडर रूट ऑफ 0.11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिजल्टेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय जीरो विल बी इक्वल टू। अब देखो, यहाँ पे जो ए है ये ए वेक्टर है, ठीक है। और कोई भी वेक्टर को आप कोई स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आउटपुट आपका वेक्टर ही आने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं ए इंटू जीरो कर रहा हूँ तो आएगा जीरो, लेकिन वो जीरो वेक्टर होगा, मतलब नल वेक्टर आएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी कि कोई भी वेक्टर को आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा एक वेक्टर आउटपुट ही आएगा। इसलिए यहाँ का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। उसमें कोई भी डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, ठीक है ना। वो कोई वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड होना, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी ही कर सकती है। तो कौन सी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, दैट इज स्पीड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो है आपका वो ये है कि एक मिसाइल है जिसको फायर किया गया ताकि मैक्सिमम रेंज अचीव कर पाए, और जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। अब देखो, मैक्सिमम रेंज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन टू थीटा को वन करना पड़ेगा, क्योंकि आर का फॉर्मूला ये होता है। और इसको अगर मैक्सिमम करना तो साइन टू थीटा मैक्सिमम, साइन टू थीटा मैक्सिमम मतलब साइन टू थीटा जो है वो वन के इक्वल होगा, मतलब टू थीटा की जो वैल्यू है वो 90 के इक्वल आएगी, यानी कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री बनना चाहिए। तो उस केस में ये साइन टू थीटा की वैल्यू वन हो जाएगी और आर की वैल्यू यू स्क्वायर बाय जी आएगी। फिर मैंने वैल्यूज पुट करी और आंसर निकाला, तो आंसर इज 40 मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा है तो हॉरिजॉन्टल रेंज किस रेशियो में होगी। अब देखो, मैं एंगल वन मान लेता हूँ 45 माइनस थीटा, और मेरा एंगल टू हो जाएगा 45 प्लस थीटा। इन दोनों का अगर मैं समेशन करता हूँ तो मेरा क्या आता है 90 डिग्री, मतलब ये दोनों एंगल्स कितने हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। अब हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में रेंज सेम होती है। कैसे? आप रेंज का फॉर्मूला ऐसे लिखते हो, अब साइन टू थीटा को मैं साइन 180 माइनस टू थीटा भी लिख सकता था, टू कॉमन लेके साइन टू 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों इक्वेशन जो है ना ये इक्वल हो गई। इसका मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों में रेंज सेम आएगी, इसलिए यहाँ पे जो रेशियो आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री है। अब नेक्स्ट में आते हैं, इसमें दे रखा है कि द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 16 किलोमीटर, ठीक है। तो मेरे को आर मैक्स का डाटा दे रखा है। आर मैक्स क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय जी, जिसकी वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 16 × 10⁻3। तो अब यहाँ पे पूछा मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से वो बुलेट रिलीज हुई है, मतलब यू की वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं है, यहाँ पे डाटा डालो, यू स्क्वायर की वैल्यू डालो, यू की वैल्यू डालो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हेन मिल्क इज टर्न क्रीम गेट सेपरेटेड ड्यू टू व्हाट। देखो, जब भी क्रीम अपन निकालते हैं, अगर आपने कोई ग्राइंडर चलाया हो तो आप देखोगे कि वो जितने भी मिल्क के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक वर्लिंग मोशन, टोर्नाडो के मोशन में आ जाते हैं, ठीक है। टोर्नाडो की तरह घूमता रहता है वो, उसको चर्निंग बोलते हैं, दूध में से मलाई निकालना, ठीक है। तो वो होता क्या, जैसे मान लो तुम्हारा जो एक सर्कुलर कोई एरिया था जिसमें मिल्क रोटेट हो रहा था, तो हर एक पार्टिकल जो है ना, चाहे मैं कोई डीएम पार्टिकल यहाँ से उठा लो, डीएम मास का, और ये ओमेगा से घूम रहा है पूरा तुम्हारा मिल्क की जो एक फ्लूइड का सिलेंडर मान लो, ये पूरा एक फ्लूइड का सिलेंडर है जो ओमेगा से घूम रहा है। तो होगा क्या, ये जो पॉइंट है ना, इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी। अगर मैं इसके फ्रेम में चक के बैठ जाऊँ तो इसको एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिला, मतलब बाहर की तरफ धक्का मिला। तो जैसे ही बाहर की तरफ धक्का होगा तो जो लाइटर पार्टिकल होंगे ना, वो बाहर की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, और उस तरीके से जो क्रीम हल्की मलाई जो होती है वो ऊपर की तरफ आके सेपरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड 0.25 सेकंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज व्हाट।
अब देखो यहाँ पे बोला स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगी नहीं रही है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तब लगती है जब सर्कुलर मोशन करते हुए स्पीड भी वेरी हो रही है, लेकिन यहाँ पे स्पीड वेरी नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है ना, स्पीड तो कांस्टेंट है अपनी। तो यहाँ पे सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रही है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे लिखते हो, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, कैसे लिख सकते हो, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। और बस उसके बाद क्या, टाइम पीरियड दे रखा है, सब कुछ वैल्यू दे रखी है, वैल्यू डालो, आंसर निकालो। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज कि एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है ना, और जो पाथ है पार्टिकल का वो थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सेस से। पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन, तो अपन ने एक्स वाई प्लेन बना दिया, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, एक एंगल थीटा है एक्स एक्सेस, और उसके कोऑर्डिनेट जो है आफ्टर सम टाइम दिस। तो हमें पता है अगर ये स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है और ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो y इक्वल्स टू mx वाली बनेगी, c तो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका स्लोप है वो क्या होगा, m होगा, तो उसको मैं मान लेता हूँ टेन थीटा, ठीक है ना। स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज टेन थीटा। और यहाँ पे मेरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इस ट्रेजेक्टरी की कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कि भैया एक टाइम है जिसमें रूट थ्री वैल्यू होल्ड कर रहा है, तो वो मैंने डाल लिया, उससे मैंने टेन थीटा निकाल लिया। टेन थीटा मेरा है रूट 3, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसलिए ऑप्शन जो हो गया मेरा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू 4i कैप माइनस 3j कैप मे बी। देखो अगर किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर से परपेंडिकुलर होना है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर a डॉट बी 0 आ रहा है इसका मतलब परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि अगर a डॉट बी 0 आ रहा है तो मतलब ए बी कॉस थीटा 0 आ रहा है, यानी कि कॉस थीटा 0 आ रहा है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब परपेंडिकुलर की कंडक्शन बन रही है। अब देखो यहाँ पे तुम ऑप्शन ए से मल्टीप्लाई करोगे और इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 0 नहीं आ रहा, तुम सी करोगे तो भी 0 नहीं आ रहा, तुम ये करोगे तो भी 0 नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो 0 तो किसी हालत में नहीं बन पा रहा है इस केस में, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन अपन ने एलिमिनेट किए, बचा हुआ 7 की कैप। अब देखो ये अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, आपको डॉट प्रोडक्ट लेना आता ही होगा, आप इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे ना तो इसका डॉट प्रोडक्ट का आउटपुट 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा जो बी ऑप्शन का वेक्टर है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा गिवन वेक्टर की। देखो इस सवाल में दिया हुआ है कि एक बुलेट है जिसको हमने गन से फायर कर रखा है और स्पीड हमें दे रखी है 280 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन में दे रखी है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब पूछा मैक्सिमम हाइट निकाला था, तो सिंपल डायरेक्टिव फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एस मैक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए कि भैया अगर ये प्लेटफॉर्म था यहाँ से फेंका थीटा एंगल है तो एच मैक्स क्या बनेगा, उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है u² sin² θ/2g। वैल्यू डाली और आंसर निकाला है। इसके बाद है कि एक बॉल है जिसको हमने पॉइंट ए से प्रोजेक्ट किया गया है, जिसकी स्टार्टिंग जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी वो 20 मीटर पर सेकंड थी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री है, और हाईएस्ट पॉइंट पे अपन को वेलोसिटी निकालनी है। अब देखो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, वी वाई तो 0 हो जाता है, वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 हो जाता है, लेकिन अपन को पता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होती तो है नहीं, तो जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ही 0 है, और जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 वहां पे चेंज आएगा नहीं वेलोसिटी का। तो ऊपर जो पॉइंट है वहां पे होगी तो सिर्फ एक ही वेलोसिटी का कंपोनेंट, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो जो टॉप पे वी होगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी एच दैट इज यू कॉस थीटा, और फिर बाद में ऑप्शंस पे आंसर पुट करके हमने वैल्यूज निकाल ली। अब इसमें लिखा हुआ है पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, हमें पहली चीज तो ये पता है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हमेशा किस तरह डायरेक्ट होगी, सेंटर पे, ठीक है। यूनिफॉर्म है तो टेंजेंशियल तो होगी, तो a की एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्ट होती है। और जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा टेंजेंशियल होती है, मतलब सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वेक्टर पूछा अपने को, तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अच्छा, ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमें ये तो पता है कि भैया मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, वी वी रहने वाला है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v² रहने वाली है मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। और अपन को पता है कि वेक्टर है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कंसिडर करनी है, तो हर डी टी टाइम इंटरवल में, हर छोटे छोटे टाइम इंटरवल में क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होने लगती है, और जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होगी तो हमें पता है उनका यूनिट वेक्टर चेंज हो जाएगा, और यूनिट वेक्टर चेंज हो जाएगा तो ओवरऑल वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। इसलिए जो v है और a है वो दोनों के दोनों कांस्टेंट नहीं होते, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है कि एक क्रिकेट बॉल है और उस क्रिकेट बॉल को किसी प्लेयर ने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है और डायरेक्शन जो दे रखी है वो 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल है और इसमें भी वो मैक्सिमम हाइट ही पूछी है। तो कुछ नहीं, इसमें डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगाना होता है। भैया मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला है, वर्टिकल कंपोनेंट ले लो, वेलोसिटी का स्क्वायर करके डिवाइड बाय 2 टाइम एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन। तो वो आपने निकाली और ऑप्शन में डाला और अपन को आंसर मिल गया। नेक्स्ट दे रखा है कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कॉन्सेंट्रिक रेडियस है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पास ये सेंटर है कॉमन और यहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट रेडियस पे ये जो ए और बी है मूव कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ से ए मूव कर रहा है, यहाँ से बी मूव कर रहा है, ठीक है। स्पीड हमें बी ए और बी भी दे रखी है। अच्छा, इनकी टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन सेम है तो ओमेगा निकालना है। अब देखो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है ना। ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर स्पीड है, ये 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड से भी डिफाइन होती है। इसको और भी लिख सकते हैं आप, 2 पाई अपॉन एफ, ये क्या है फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी रिलेशन है और बोलोगे कि वेलोसिटी के साथ तो वही ऐसे भी होती है, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्मेट है। अब यहाँ पे आप देखो क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो मैं ओमेगा अपॉन ओमेगा भी करूंगा, क्योंकि टाइम पीरियड सेम है तो रेशियो 1:1 में आएगा और आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी रेडियस देने का ये बस ट्रिक करने का तरीका है और कुछ है नहीं, क्योंकि मेन चीज यही है कि यहाँ पे टाइम पीरियड जो है ना वो हमें कांस्टेंट दे दिया, सेम दे दिया दोनों के लिए और सेम दे दिया तो अपन ने ओमेगा की यूज कर ली डेफिनेशन और हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट दे रखा है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है किसी पार्टिकल के किसी टाइम पे, जहाँ पे एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू हमें टाइम के साथ वेरी करते हुए दे रखी है और हमें पूछा है एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन में कुछ करना नहीं होता, मेरे को उसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैं एक बार यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूँ एक्स को तो वी एक्स मिल जाता है, फिर एक और बार डिफरेंशिएट करता हूँ तो ए एक्स मिल जाता है, दैट इज -4। वाई है, वाई को एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ तो वी वाई मिल जाता है। तो चलो वी वाई कॉन्स्टेंट है, उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ए वाई 0 आ जाएगा। तो नेट एक्सपेंशन क्या करना है आपको, वेक्टर ले ऐड कर दो, तो ए वाई गैप और ए एक्स गैप, तो हमने उसको ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर उठ के क्या आ रहा है, -4 आई गैप। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल की वो इक्वल है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। तो हम कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें रेंज का फॉर्मूला पता है क्या होता है और एच मैक्स का फॉर्मूला पता है क्या आता है, दोनों को इक्वल कर देना है। इक्वल करने के बाद आगे मैंने बस मैथमेटिकली मैनिपुलेशन करी है, वो आप आराम से देख लेना और वहां से सॉल्व करके मेरे को मिल जाता है tan थीटा इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। फिर आगे लिखा हुआ है कि अ बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट, आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। देखो एवरेज एक्सेलरेशन का पहला तो फॉर्मूला बताना चाहिए, इट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा ये वेक्टोरियल है, इसको वेक्टोरियली आपको एडिशन अलजेब्रा यूज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट माइनस कर दो। तो देखो यहाँ पे वी फाइनल क्या दे रखा है, 40 जे कैप, ठीक है, क्योंकि मैं ऊपर वाले को मान रहा हूँ प्लस जी कैप और राइट वाले को मान रहा हूँ प्लस आई कैप। तो इनिशियल क्या था 30 आई कैप, फाइनल क्या है 40 जी कैप। फॉर्मूले में डाला तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई वेक्टर की। अब इसका मैं क्या निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि आंसर में मैग्नीट्यूड पूछा है तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो। अब आपको कैसे पता है, जे और आई कैप में अगर है तो उसका मैग्नीट्यूड √a² + b² से आता है, तो वो किया और आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है एक पार्टिकल है जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप और उसके पास एक्सेलरेशन भी है एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, हम यहाँ पे अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। अपन एक्स को एक्स में सॉल्व करेंगे और वाई डायरेक्शन में वाई की चीजों को सॉल्व करेंगे और फिर बाद में वेक्टरली उनको लिख के मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मेरे को पता है मेरे पास यू एक्स जो है वो 3 है, ए एक्स जो है ये है। अब टाइम टी के बाद 10 सेकंड के बाद क्या आएगा, तो मैं उसमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लूंगा। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई तो मेरे को यहाँ पे आंसर मिला कि वी एक्स आ गया 7। सेम मैंने वाई कंपोनेंट्स के लिए किए, वही इक्वेशन लगाई तो मेरे पास वी वाई भी क्या आया 7। अब देखो आपके पास जो वी वेक्टर है वो बना आपका वी वाई कैप प्लस वी एक्स वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो आप इनका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, √a² + b² करके, बस वही किया, आंसर आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट है कि द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो मैक्सिमम हाइट है
उस पे जो स्पीड है वो इनिशियल स्पीड की हाफ है। तो अपन को पता है मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन तो जीरो हो जाती है, तो वी वाई जीरो लिख दिया। सिर्फ वी एक्स बचता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज होता नहीं है प्रोजेक्टाइल मोशन में, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स विच इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो टॉप पे स्पीड है दैट इज यू कॉस थीटा, वो क्या है, इनिशियल स्पीड की हाफ, मतलब हाफ यू। बस फिर यहां से मैथमेटिकली सॉल्व किया और मेरे को आंसर मिल गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि एक पार्टिकल है जिसको आपने एक एंगल से प्रोजेक्ट किया है, जो कि थीटा इज इक्वल टू 45 दे रखा है यहाँ पे, और काइनेटिक एनर्जी के अब पूछा हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा। तो देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को उसने के माना है, दैट इज हाफ एम स्क्वायर। आपको पता है टॉप में जाते जाते सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है जीरो और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है, दैट इज इनिशियल जो यू कॉस थीटा वही रहता है टॉप पे। तो बस मैंने वही हाफ एम स्क्वायर में बी की जगह मैंने यू कॉस थीटा डाला और मैंने इसको सॉल्व किया। अब हाफ एम स्क्वायर तो क्या था अपना के था, तो के को के लिख दिया और बाकी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब मेरे को पता है यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है दैट इज 45, तो के डैश जो होगा जो फाइनल वो टॉप मोस्ट पे के है काइनेटिक एनर्जी, वो क्या हो जाएगा के कॉस स्क्वायर 45, और बस वैल्यू पुट करिए मैथमेटिकली यहाँ पे और अपना आंसर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दे रखा है कि इफ टू प्रोजेक्टाइल विद सेम masses एंड विद द सेम वेलोसिटीज आर थ्रोन एट एंगल 60 एंड 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन द सेम। तो यहाँ पे सिंपल सा जो चीज़ है वो ये है कि आपको मासेस से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपन एयर रेजिस्टेंस तो कंसिडर कर नहीं रहे, वेलोसिटी से थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। बट जो मेन चीज़ यहाँ पे देखने की है कि वेलोसिटी भी सेम है, मासेस भी सेम है, लेकिन एंगल यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है। और हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं उनके केस में रेंज सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सेम रेंज का आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट क्यों हो सकता है, क्योंकि देखो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, और मैक्सिमम हाइट में भी सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, और इन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट अलग आएंगे, एक का यू साइन 60, एक का यू साइन 30। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट जो होगी वो तो डिफरेंट आएगी, लेकिन रेंज सेम हो जाएगी। क्यों सेम हो जाएगी, कि रेंज का जो फॉर्मूला होता है दैट कम्स आउट टू बी यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा, यानी कि इसको मैं साइन 180 माइनस 2 थीटा से भी रिलेट कर सकता था, और इसको मैं यहाँ पे साइन 290 माइनस थीटा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से इक्वलिटी आ जाएगी दोनों में। यहाँ पे जो सेम ऑप्शन आएगा, सेम चीज़ रहेगी, वो रहेगी हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट है कि टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल का 10 सेकेंड है, रेंज है 500 मीटर, तो मैक्सिमम हाइट क्या अटेन होने वाली है। वर्क करते हैं यहाँ पे। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट अपन को देखा 10 सेकेंड, तो बेसिकली जो टाइम ऑफ फ्लाइट है दैट इज़ 2u/g हो जाएगा 10 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं u/y लिखूँ तो दैट वुड बी रिटन एज gt/2, ठीक है। इसको सॉल्व करें और एच मैक्स क्या हो जाएगा, आपको लेना u/2/2g, ठीक है ना। जिस भी डायरेक्शन में आपको चाहिए होता है उस डायरेक्शन की आपको इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर करना है और अपॉन में 2 टाइम्स एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन का। फिर उसके बाद बस मैंने मैथमेटिकली वैल्यूज पुट करी और आंसर निकाला, सिंपल। नेक्स्ट है यहाँ पे कि जो बोट है उसकी स्पीड दे रखी है आपको 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, मतलब दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और इसमें लिखा है कि ये एक रिवर है जिसकी विड्थ आपको 1 किलोमीटर दे रखी है और उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में ट्रैवल करना है, वो भी 15 मिनट के अंदर। देखो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ तो यही है कि जो नेट वेलोसिटी अपने ग्राउंड से दिखे वो इस डायरेक्शन में दिखे, और इस डायरेक्शन में दिखने के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको कोई एट एन एंगल थीटा चलना पड़ेगा पहले बात तो, ठीक है। थीटा एंगल में चलना पड़ेगा ताकि आपको यहाँ से ये वेलोसिटी ऑफ रिवर वाला कंपोनेंट ऐड हो और दोनों मिलके एक स्ट्रेट वर्टिकल कंपोनेंट बनाए, तभी तो आप सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। अगर मान लो ये थोड़ा आगे हुआ, ये यू जो वेक्टर है थोड़ा और बड़ा होता तो रिजल्टेंट थोड़ा आगे आता, तो फिर आप कुछ इधर चल रहे होते और ये बन जाता आपका हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस ऑलवेज बड़ा होता है अपने बाकी बेस और परपेंडिकुलर साइड से। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो तो यही चलने वाला है। अब मेरे को टाइम भी दे दिया यहाँ पे कि भैया टाइम मेरे को 15 मिनट लगाना है, मतलब 15/60 आवर मतलब 1/4 आवर लगाना है। और ये बाद में मैंने जो अभी आपको समझाई वही चीज़ है कि अपन को तो ग्राउंड से ऑब्जर्व करना, तो अपन को वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे देखो वेक्टर ट्रायंगल आपको दिखाता हूँ। तो क्योंकि ये v है ये u है, तो ये √v² माइनस u² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पाइथागोरस लगा लेना। तो बेसिकली जो ग्राउंड से अपन को दिखेगा वो ये वाला पाथ दिखेगा, ये वाली स्पीड दिखेगी। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड अपन को पता ही है, डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर, टाइम कितना है, बस फिर यहाँ से अपन को वर्किंग करनी है, अपन को u की वैल्यू मिल जाएगी। v की वैल्यू तो अपन को ऑलरेडी दे रखी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोजीशन वेक्टर इज डिफाइन एज दिस, द पार्टिकल विल बी व्हाट। अब देखो पार्टिकल कैसे चलेगा मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन का आइडिया पूछ रहा है, तो इसके लिए अपन को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर दे रखा है, डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी मिल जाएगी। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास क्या बच के आया, 3i कैप। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 4 और ये 1 के कैप तो कांस्टेंट थे, तो ये तो हट गया। फिर एक और बार डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन हो गई 0। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, भाई एक्सेलरेशन है ही नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये इस तरीके से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। नेक्स्ट है, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी is always perpendicular, is never perpendicular, is perpendicular to once, is perpendicular to acceleration twice। देखो जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन ऑब्जर्व करोगे ना, तो उसमें सिर्फ एक इंस्टेंट आता है जब जो वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी है, दैट इज एट द टॉप, वो आपकी परपेंडिकुलर हो जाए एक्सेलरेशन से। बाकी केसेस में होगा ही नहीं, आप कहीं भी देख लेना, बाकी केसेस में कोई एंगल ही बनेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं हो रही, हो तो हमेशा नीचे रहनी है। और इससे परपेंडिकुलर आने के लिए आपको नेट वेलोसिटी का चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी तभी आएगी जब वी वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा, और वो कब होता है, स्टॉप पर। तो एक ही बार परपेंडिकुलर होती है, इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही है, स्पीड हमें दे रखी है 35 मीटर पर सेकेंड, और विंड है जो कुछ ना कुछ टाइम बाद फ्लो करना चालू कर गई है, और विंड जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड में जा रही है, और उसके हमें डायरेक्शन दे रखी है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। द डायरेक्शन इन विच अ बॉय स्टैंडिंग एट अ प्लेस शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला इज। अब देखो जो डेटा है वो देखते हैं। एक तो पहले वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू अराउंड 35 मीटर पर सेकंड, नीचे वो लिख दिया। फिर मैंने विंड है तो मैंने विंड की वेलोसिटी लिख दी, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये मैंने लिख दिया। अब ऑब्वियसली बात है, क्योंकि बारिश भी हो रही है और हवा भी चल रही है, तो जो बारिश की बूंदें हैं वो हवा के साथ एक डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम जब ग्राउंड से देखेंगे तो हम इसका और इसका कंपोनेंट वेक्टरली ऐड करेंगे, तो उस डायरेक्शन में हमें रेन आती हुई दिखेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि आपको जो अम्ब्रेला है वो एक एंगल पे पकड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आप पूछोगे कि भाई वो कौन सा एंगल पे पकड़ोगे, तो देखो वो एंगल ना हमेशा वर्टिकल से नापते हैं। जैसे मान लो ये, तो इसको हम वर्टिकल से नापते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू विंड बोलोगे तो आपको वर्टिकल एंगल लेना पड़ेगा, और विद रिस्पेक्ट टू विंड बोलोगे तो आपको ये हॉरिजॉन्टल एंगल लेना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे आदमी था, ठीक है, उसने ऐसे अम्ब्रेला पकड़ लिया, तो ये अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में इसको रोकना पड़ेगा बारिश, तो विद रिस्पेक्ट टू विंड बोलूँगा तो ये वाला एंगल, और विद रिस्पेक्ट टू रेन बोलूँगा तो ये वाला एंगल। फिर बस मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली मैनिपुलेशंस किए और मैंने आंसर निकाला है कि भैया विद रिस्पेक्ट टू रेन तो ये था और विद रिस्पेक्ट टू विंड तो ये था। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ से मेरे को मिल रहा था वो मिल रहा था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कार है जो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, t=4 सेकंड पे उसकी विंडो से एक बॉल ड्रॉप कर दी गई है। अब देखो बॉल ना ड्रॉप की है, तो इसका मतलब बाहर से वो जीरो स्पीड पे नहीं दिखेगी, उसने जो ड्रॉप किया ना विद रिस्पेक्ट टू कार होता है। जब भी आप बॉल को फेंकोगे तो आपको तो ऐसा लगेगा ना भैया मैंने कार से उसको छोड़ा, तो मैं कार के फ्रेम से वो दिख रही है कि भैया मैंने उसको छोड़ा है, लेकिन बाहर से तो देखूंगा तो कार की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी ना, तो वो आएगी वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार। अब इसको इसने जीरो बोला है, यहाँ से कार से मैंने छोड़ा है, लेकिन कार की वेलोसिटी तो है ना, तो वो चीज़ ऐड हो जाती है। इसलिए जब आप बाहर से छोड़ते हुए देखोगे ना, तो इस बॉल के पास आगे की तरफ एक कंपोनेंट रहेगा जो कार के पास उस टाइम पे वेलोसिटी थी, और वो इसलिए रहती है क्योंकि आप जो छोड़ रहे हो वो कार के रिस्पेक्ट में छोड़ रहे हो, आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट से नहीं छोड़ रहे। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसके पास कार वाली वेलोसिटी आ जाती है और वो इस तरीके से आती है। अच्छा, इसने t=4 पूछा, ठीक है, t=4 पे एक्सेलरेशन करते करते कार की स्पीड क्या हो जाएगी, v=u+80 से निकाल दिया, दैट इज 20। तो कार की स्पीड जो थी वो मैंने लिख दिया। अब लिखा है कि t=6 सेकंड पे क्या होगा। अब देखो t=4 सेकंड पे तो इसको फेंका था, छोड़ा था, ठीक है, और t=6 सेकंड पे कुछ प्रोजेक्टाइल मारेगा, थोड़ा आगे जाएगा, तो बेसिकली टाइम इंटरवल का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 2 सेकंड का। तो जो आप इसके लिए इक्वेशन यूज लगाओगे 2 सेकंड के साथ लगाना, क्योंकि हमेशा इक्वेशन में टाइम इंटरवल यूज होता है। तो अब देखो वी एक्स तो चेंज होगा नहीं, सिंपल सी बात है, वी एक्स तो चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन था नहीं ना छोड़ने के बाद, और तो गाड़ी से निकल गया। अब ऐसा मत बोलना कि गाड़ी की एक्सेलरेशन भी आप में जुड़ जाएगी, नहीं,
जब आप उसको बाहर से देखोगे तो उस पर तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है ना, mg। इनर्शियल फ्रेम में तो हो आप, आपके जो ग्राउंड है उसमें कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो सूडो फोर्स लगाओगे नहीं। तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वो तो कांस्टेंट रहेगी, दैट इज 20। और बाय डायरेक्शन में देख लो, टाइम इंटरवल 2 के लिए जी के हिसाब से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, बी वाई क्या आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। अब नेट के लिए क्या करना है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर देना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको बताई कि नेट एक्सेलरेशन जी है, क्योंकि ग्राउंड से तो आपको सिर्फ एम जी दिख रही है। अच्छा, वी क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि उसने उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसको ड्रॉप किया। तो वेलोसिटी तो जुड़ जाता है कार का, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ कार नहीं जुड़ता, क्योंकि छोड़ने के बाद आप ग्राउंड से उसको तो एम जी दिख रही ना। तो ये कॉन्सेप्ट लगा के हमें यहाँ से आंसर मिल जाता है। एक्सेलरेशन हमारे पास ये आ गई और स्पीड हमारे पास ये आ गई। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक स्पीड दे रखी है यहाँ पे समय की, वो स्टिल वाटर में, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। रिवर की स्पीड दे रखी है 10 मीटर 7 ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। आदमी साउथ बैंक पे खड़ा हुआ है, उसको रिवर क्रॉस करनी है, शॉर्टेस्ट पाथ, वही शॉर्टेस्ट पाथ वाला सवाल हो गया। ठीक है, एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स, कुछ नहीं है, जैसे हमने उसमें समझा है वैसे इसमें समझना है कि भाई अगर शॉर्टेस्ट पाथ है तो ये चलना पड़ेगा। इसमें चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एंगल पर जाना पड़ेगा, और ताकि वो जो आपका रिवर की वेलोसिटी वाला वेक्टर है वो जुड़ जाए, और हमें जो नेट वेलोसिटी दिखे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो इस डायरेक्शन में दिख जाए। तो मैं मान लेता हूँ ये एंगल थीटा है। ठीक है, वर्टिकल से थीटा एंगल है। बस फिर यहाँ पे अपने को करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अपने पास वी की वैल्यू है, यू की वैल्यू है, साइन थीटा की डेफिनेशन लगाई, अपने ज्योमेट्री लगाई, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब देखो 30 डिग्री कहाँ से लिया अपन ने, नॉर्थ से लिया। ठीक है, ये नॉर्थ था ना, ये साउथ था, ये वेस्ट था, ये ईस्ट था, हमने ये वाला एंगल लिया है, और ये 30 डिग्री का है। कहाँ से लिया है, नॉर्थ से लिया है, और किस तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। भैया नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने 45 डिग्री के एंगल से फायर किया गया है, और हाईएस्ट पॉइंट पे एलिवेशन एंगल अल्फा है। तो वो जो अल्फा है उसकी वैल्यू निकालनी है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, देखो एक सिंपल सा यहाँ पर अब डायग्राम अपन ने बनाया, ये पैराबोलिक पाथ था, राइट। मैंने इसको फेंका 45 डिग्री से था, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे ये एच मैक्स हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से कितना आएगा, ये अल्फा आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे पूछा है इस अल्फा की वैल्यू निकाल दो। देखो तुम्हें पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है साथ साथ, और पैराबोलिक में क्या होता है, अगर ये टोटल डिस्टेंस x होती ना, तो जब इसका मैक्सिमम हाइट अचीव होता है दैट इज a, उस टाइम पे यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर होती ना ये आधी हो जाती है टोटल की। तो अगर ये टोटल r था तो h मैक्स पे जो रेंज आएगी वो कितनी आएगी, r/2 आएगी। और ये तुम सोच भी सकते हो, क्योंकि देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ux × t। ठीक है, अब मैं इसको t/2 कर दूंगा, क्योंकि यहाँ तक तो टाइम पीरियड हाफ ही होता है ना टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो रेंज भी कितनी आएगी, r/2। तो ऐसे भी सोच सकते हो। फिर कुछ नहीं है, यहाँ पे बस मैंने tan अल्फा लिख दिया, दैट मीन्स एच मैक्स अपॉन r/2। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करिए और आगे मैथमेटिकली प्रोसीडिंग करिए। तो मेरा जो अल्फा की वैल्यू है वो कितना आ गया, tan−1/2, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दे रखा है कि एक पार्टिकल है जिसकी मास m है, प्रोजेक्ट किया गया है, वेलोसिटी भी दे रखी है, एंगल यहाँ पे 45 दे रखा है, और इसमें लिखा है जब पार्टिकल ग्राउंड पे लैंड कर रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम चेंज यहाँ पे देखना है, तो एक चीज़ तो याद रखो कि यहाँ पे और यहाँ पे जो वेलोसिटीज है ना उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना है। क्यों? क्योंकि जब टॉप से लेके वापस नीचे आया तो ग्रेविटी ने तो कुछ वर्क डन किया ही नहीं, ग्रेविटी ने वर्क डन जीरो किया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा नहीं। तो जो इनिशियल थी वो फाइनल है, तो जो फाइनल स्पीड है वही इनिशियल स्पीड हो जाएगी। हाँ एंगल देखो बना सकते हैं अपन, यहाँ से मान लो हॉरिजॉन्टल से थीटा है, यहाँ से पाई है, बट अपन को पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होने नहीं है, तो वी कॉस थीटा और वी कॉस फाइव बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 5 ही बन गया। अब अपन को चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो मैंने एक्स डायरेक्शन में देखा तो वो एम वी कॉस थीटा माइनस एम वी कॉस थीटा 0 हो गया। बाय डायरेक्शन में देखा, साइन कन्वेंशन लगाई, एम वी साइन थीटा माइनस माइनस एम वी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर ऊपर था और एक वेक्टर नीचे था। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन लगाई तो 2 mv साइन थीटा आ गया। बस फिर आगे मैथमेटिकल प्रोसीडिंग से हमारा जो आंसर हो जाएगा mv रूट।
नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि दो पार्टिकल्स है, उनको प्रोजेक्ट किया गया है सेम इनिशियल वेलोसिटी से। एक जो है वो थीटा एंगल बना रहा है और एक जो है थीटा एंगल बना रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग है, एक हॉरिजॉन्टल से एक वर्टिकल से। अगर उनकी कॉमन रेंज आर है, ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। अब देखो यहाँ पे इसमें लिखा है ना कि इनकी रेंज कॉमन है। रेंज कॉमन तो तभी हो सकती है जब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा बनना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एक को फाइ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम इनकी नोटेशन अलग कर देते हैं। तो थीटा हॉरिजॉन्टल वाला मान लो और फाइ जो है वर्टिकल वाला मान लो, है तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ही, तो रेंज सेम रहेगी। ये कैसे कहना चाह रहा था। अपन को पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट तो क्या होता है, 2u/g। तो एक में तो ये केस आएगा क्योंकि एक में कंपोनेंट क्या बनेगा, यू साइन थीटा, और एक में क्या बनेगा, यू कॉस थीटा। तो एक में 2u cos थीटा बाई जी और एक में 2u sin थीटा बाई जी। दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, दोनों का प्रोडक्ट लिया, मैथमेटिकली सॉल्व किया, मेरे को देखो ये आंसर मिला, 2 मल्टीप्लाइड बाई यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन ये किसका होता है, रेंज का फॉर्मूला। तो ये 2 टाइम्स आर होगा। तो T1 और T2 का जो प्रोडक्ट है वो आर के प्रपोर्शनल आता है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि दो बॉल्स है, उनको टॉप ऑफ द टावर से प्रोजेक्ट किया गया है। 36 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड है, हाइट टावर की 120 दे रखी है और दूसरे वाले को डाउनलोड फेंका है उतनी स्पीड से। अब लिखा है द स्पीड ऑफ ईच बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। देखो जो ये नीचे वाली बॉल है, इस पे भी ग्रेविटी ने उतना ही वर्क किया, डिस्प्लेसमेंट तो उतनी हुई ना नेट। और ये वाला जो है ये इतना ऊपर भले गया और फिर इतना नीचे आ गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दोनों के केस में सेम है, देखो इसमें भी वो डिस्प्लेसमेंट है उसमें भी वो डिस्प्लेसमेंट है, तो ग्रेविटी उतनी वर्क करेगी, ग्रेविटी उतनी वर्क करेगी तो उतना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो नीचे आने के बाद दोनों की स्पीड तो सेम हो जाएगी, ठीक है। अब कितनी होगी उसको मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम से डिलीट कर देता हूँ। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे किसी के लिए भी लिख दूँ, मैं इस वाले बॉल के लिए लिख देता हूँ। तो इधर का मैं देखूंगा तो इसमें देखो एक बार कितना हो गया, mgh हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दी, बी की वैल्यू आ गई। फिर बाद में वेरिएबल्स अपन को पता ही है सब चीज़ के, तो हमने मैथमेटिकली मैनिपुलेट किया, हमारा आंसर यहाँ पे निकल भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मेन केस ये समझना है कि भैया इस पॉइंट और इस पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों के सेम है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी सेम होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी सेम है तो यहाँ पे जो नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा दोनों का सेम आएगा, मास तो दोनों की सेम थी। तो बस यहीं से ये चीज़ें करनी है और यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे आप ऐसा यूनिट्स और उन सबका ध्यान रख लेना। नेक्स्ट दे रखा है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद वेलोसिटी 50 मेकिंग एन एंगल 30, द हाइट ऑफ टावर इज 70, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द ग्राउंड इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग विल बॉल रीच डाउन। ठीक है, कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे हम ना वाई डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं। अब देखो मैंने साइन कन्वेंशन लिखे, साइन कन्वेंशन मैंने माना है नीचे की तरफ के वेरिएबल्स पॉजिटिव है। तो मैंने देखो हाइट जो है नीचे की तरफ आएगी, क्यों, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन है, ये आपकी फाइनल पोजीशन है। आपकी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में ही है, तो वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ ही आ रहा है, ठीक। ऐसे वेक्टर ट्राइंगल में तो नीचे की तरफ पॉजिटिव, तो एच को मैंने पॉजिटिव लिख दिया। यू वाई ऊपर की तरफ था तो -u/t, और नीचे की तरफ एक्सलेशन है तो हाफ u t²। फिर मैंने वैल्यूज पुट करी है और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, सॉल्व किया है। और टाइम की जो परमिसिबल वैल्यू आ रही थी वो t=7 आ रही थी, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने एक इनिशियल वेलोसिटी से फेंका हुआ है, ए आई कैप प्लस बी जी कैप, और रेंज दे रखा है कि रेंज डबल है मैक्सिमम हाइट की, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल सा यू एक्स और यू वाई अपने को ए और बी दे रखते हैं और आर को दिखा हुआ है 2x मैक्स। अब अपन को पता है रेंज क्या होता है, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में स्पीड और टाइम ऑफ फ्लाइट, तो एक्स डायरेक्शन में स्पीड यू एक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स दैट इज u² 2g। तो बस आगे तो अपन ने ऐसे सॉल्व किया, हमें रिलेशन क्या मिल गई, 2u(x) इज इक्वल्स टू यू वाई, मतलब 2a इक्वल्स टू b। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा सही हो जाएगा। इसमें लिखा है अ प्रोजेक्टाइल हैज ओनली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टर। ये गलत चीज़ है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी में क्या होता है, एच मैक्स पहुंचने के बाद वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है जीरो और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है, तो असर्शन तो हो जाएगा आपका फॉल्स। और लिखा है एट द हाईएस्ट पॉइंट ओनली वन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज प्रेजेंट, तो ये सही बात है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है, वर्टिकल जीरो हो जाता है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको समझा रखी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज 25% ऑफ द मैक्सिमम रेंज, सॉरी द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज 25% ऑफ द मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम हाइट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? मैक्सिमम हाइट करने के लिए अपन को उसको सीधा ऊपर फेंकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो एच मैक्स की वैल्यू क्या होती है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। एच मैक्स जो है वो क्या आ जाएगा आपका? यू स्क्वायर बाय 2। है ना? मैक्सिमम तो ये आ सकता है, साइन स्क्वायर थीटा को 1 कर दो, मतलब थीटा की वैल्यू 90 कर दो, मतलब ऊपर फेंक दो सीधा। तो एच मैक्स तो आपका ये हो सकता है जो पॉसिबल है, मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम रेंज क्या होती है? मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा आपको चाहिए 45 डिग्री। मैक्सिमम रेंज के लिए आपको थीटा क्या चाहिए? 45 डिग्री चाहिए। तो उस केस में क्या होगा? 45 डिग्री के लिए जो एच मैक्स निकल के आएगी वो यहाँ से निकल के आएगी। और वो कितनी निकल के आ रही है? यू स्क्वायर बाय 4g। और अपन को पता है मैक्सिमम रेंज कितनी होती है? यू स्क्वायर बाय जी। और एच मैक्स कितना क्या आ रहा है इस केस में? थीटा इक्वल्स टू 45 पे, थीटा इक्वल्स टू 90 पे, तो यू स्क्वायर बाय 2g आ जाएगा। लेकिन अपन को प्रोजेक्टाइल यहाँ पे करवाना है, तो यहाँ पे अपन को एक एंगल में फेंकना पड़ेगा, और वो एंगल ऑब्वियसली बात है 90 हो नहीं सकता, वरना तो वन डायमेंशन मोशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को मैक्सिमम रेंज वाले पे फेंकना है। उस पर अपन को बताना है एच मैक्स कितनी होगी रेंज की। तो अपन को पता है थीटा 45 पे मैक्सिमम रेंज आती है, तो हमने उसमें एच मैक्स निकाला। उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? यू स्क्वायर बाय 4g। यू स्क्वायर बाय जी इतनी मैक्सिमम रेंज होती है, तो यहाँ पे आर बाय 4 है, इसलिए यहाँ पे जो मैक्सिमम रेंज है उसका 25% आ रही है आपकी एच मैक्स। ठीक है। और इसमें दूसरा दे रखा है फॉर मैक्सिमम रेंज द प्रोजेक्टाइल शुड बी प्रोजेक्टेड एट 90 डिग्री। ये गलत है, यहाँ पे 45 डिग्री अपना आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है आर का वो होता है यू स्क्वायर बाय जी साइन टू थीटा। तो मैक्सिमम होने के लिए साइन टू थीटा को आपको 1 होना पड़ेगा, मतलब थीटा की वैल्यू 45 होनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है जनरली द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द अर्थ इज पैराबोलिक बट इट इज इलेप्टिकल फॉर प्रोजेक्टाइल्स गोइंग टू अ वेरी लार्ज हाइट। द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स ऑफ द अर्थ। देखो क्या होता है, छोटे एल्टीट्यूड तक, छोटी हाइट तक तो क्या होता है, जी में इतनी वेरिएशन आती है, जी कांस्टेंट रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप बहुत ऊपर जाते जाओगे तो जी वेरी करते जाएगा। और क्योंकि ऊपर जाते जाते जी की वेरिएशन फ्लक्चुएट होगी, जी कम होते जाएगा, तो आपको जो पाथ हो पैराबोलिक की जगह एलिप्टिकल दिखने लगेगा। तो असर्शन तो ट्रू है। और जो दूसरा दे रखा है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इंडिपेंडेंट, वो चीज़ गलत है। इंडिपेंडेंट नहीं है, जी पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जब आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखते हो, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर कॉस थीटा, तो यहाँ पे जी की वैल्यू आ रही है, तो ट्रेजेक्टरी तो डिपेंड करेगी, यहाँ पे पार्ट डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे जो असर्शन है वो ट्रू है और रीजन जो है वो फॉल्स हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें लिखा था मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अब आपको पता है आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम क्या होता है? यू स्क्वायर बाय जी। तो हाँ, प्रोपोर्शनलिटी तो है। और लिखा था मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। ये थोड़ा गलत है। क्यों? क्योंकि जो आर मैक्स है वो तो क्या हो सकता था, ये यू स्क्वायर बाय जी। और एच मैक्स क्या था? ये। ठीक है। दोनों के फॉर्मूले देखना, आर के फॉर्मूले में क्या लिखता हूँ? यू स्क्वायर बाय जी साइन टू थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो यू स्क्वायर बाय जी। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? यू स्क्वायर बाय जी। तो दोनों में इक्वलिटी तो आ नहीं रही है, किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पे कि भैया दोनों इक्वल हो जाए। इसलिए यहाँ पे असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। अब रीजन फॉल्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल बोल दिया, इक्वल होता नहीं। एक कोई एंगल हो सकता है, हमेशा वैसे जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है कि if in a projectile motion we take air friction into consideration, time of ascent is less than descent। और सेकेंड स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पे, ड्यूरिंग ascent of the magnitude of retardation is greater than the magnitude of acceleration। देखो, थोड़ा आपको यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस के बारे में समझना पड़ेगा। पहली चीज तो ये समझो कि जो एयर फ्रिक्शन होती है ना, वो हमेशा मोशन ऑफ द बॉडी को अपोज करेगी, हमेशा करेगी। जैसे अगर आप ऊपर जा रहे हो तो फ्रिक्शन नीचे लगेगी, आप नीचे आ रहे हो फ्रिक्शन ऊपर लगेगी, तो हमेशा अपोज करेगी। अब जब मैंने ऊपर फेंका तो मेरे पास क्या हुआ, इस बॉल पे नीचे की तरफ एम जी भी लग रहा है
और नीचे की तरफ फ्रिक्शन भी लग रहा है एयर रेजिस्टेंस वाला, और ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा है। जो नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगी वो मेरी नीचे की तरफ बढ़ जाएगी। और जब भी मैं टाइम ऑफ वो निकालता हूँ एसेंट या डिसेंट, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता हूँ। तो तुम्हें यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि v और u तो कांस्टेंट पैरामीटर है भैया, ऊपर जाके v तो जीरो होना ही है, और ये u तो कांस्टेंट है। तो बेसिकली u प्लस ए टी, उसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से मैं अगर कुछ रिलेशन निकालूँ तो मेरे को पता है ए टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कुछ बैठ रहा है, मतलब ए और टी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएंगे। तो टाइम जितना ज़्यादा होगा उतनी कम एक्सेलरेशन होगी। सिंपल सा ये रिलेशन निकालना मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अपन को पता है ऊपर फेंकते हुए जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो बढ़ जाती है, तो टाइम कम लगता है। अब नीचे आते हुए क्या होगा, मोशन नीचे है, तो एम जी तो नीचे लग रहा है, लेकिन फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा मोशन के, क्योंकि नीचे आ रही है। तो यहाँ पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। अब यहाँ पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन कम हो गई, तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए ये चीज़ हो जाता है, क्योंकि जो टाइम है वो हमेशा इफेक्टिव एक्सेलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और हमने यहाँ से वो चीज़ देख ली है। ठीक है। अच्छा, ये जो ए है ना, ये मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस माना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट इज assertion and reason is true and reason explains the assertion। देखो इसमें दे रखा है कि एक शिप ए है जो कि वेस्टवर्ड मूव कर रही है, स्पीड यहाँ पे हमें 10 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और जो दूसरी बी है वो 100 किलोमीटर साउथ लोकेटेड कर रखी है ए की, और वो नॉर्थवर्ड जा रही है विद स्पीड ऑफ दिस। ठीक है। द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन दैम बिकम द शॉर्टेज। तो देखो यहाँ पे रिलेटिव मोशन का अप्रोच लगाते हैं, और शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए हम जिस भी पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उस पॉइंट से रिलेटिव वेलोसिटी की लाइन ऑफ ट्रजेक्टरी पे अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, तो वो अपन को शॉर्टेज डिस्टेंस मिलती है। ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करोगे हमेशा ये सवाल इजीली बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपके पास ये ए था, ठीक है, ये बी था, बी ऊपर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ए को ऑब्जर्वर बना देता हूँ। तो मान लो आप ए पे बैठ गए, तो जब आप ए पे बैठोगे और बी को देखोगे तो ए की जो वेलोसिटी है वो उल्टी करके आप बी को दे दोगे। ठीक है। तो बी के पास दो चीज़ आ गई, एक तो खुद की वेलोसिटी और एक ए की वजह से जो वेलोसिटी। इस तरीके से जो नेट वेलोसिटी है कुछ इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है। और इस डायरेक्शन में, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन रिलेटिव तो है नहीं, तो ए को क्या लगेगा, ये इस डायरेक्शन में चलते जा रहा है। और शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए एक चीज़ जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना होता है, वो होता है कि जिस भी पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हो जो कि ए है, उधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो उस डिस्टेंस तक आपको चलना पड़ेगा ताकि आपके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस और सेपरेशन आ जाए। तो वो एक किया, ये 10 था, ये 10 था, और ये ऐसे चल रहा है। तो ये जो एंगल है ये कितना बन जाएगा, आप टेन थीटा लगाओगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा एक ट्राइंगल बनेगा आपका। पैरेललोग्राम लगाते हैं ना अपन, देखो ये, तो ये टेन, इधर भी टेन, ये भी टेन, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। और देखो ये चीज़ डिस्टेंस 100 दे रखी थी, तो हम यहाँ पे ज्योमेट्री लगा के ये बता सकते हैं कि बी सी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी है, मैंने यहाँ पे ज्योमेट्री लगाई और बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। और मेरे पास देखो बी सी की लेंथ भी है और यहाँ की स्पीड भी है, तो मुझे यहाँ तक का टाइम मिल जाएगा, तो वो मैंने ये कर दी। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है, जो पॉइंट से आप ऑब्जर्व कर रहे हो वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। आपको शॉर्टेज डिस्टेंस बतानी है, वो ये है। आपको बताना है टाइम कितना लगा, तो आपको ये वाली डिस्टेंस लेनी है और इस वाले डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी है। इसमें देखो लिखा है द टाइम आफ्टर विच द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम ज़ीरो। तो देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज़ीरो करना है, तो इसका मतलब ये इनको आपस में कोलाइड करवाना ही पड़ेगा, तभी तो इनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा। जैसे मान लो ये ऊपर हवा में ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये ऐसे आ रहा है, ये मान लो कुछ यहाँ पे ऐसे कोलाइड कर गए। तो जब ये कोलाइड करे तो ये हो गया पार्टिकल वन, ये हो गया पार्टिकल टू, तो इनके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो एकदम नलीफाई होगी ना। तो अगर अपन किसी को ऊपर बैठ के देख लें, भैया मैं इसके ऊपर बैठ के देख लूँ या फिर मैं इसके ऊपर बैठ के देख लूँ, तो जब अपन किसी के ऊपर बैठ के देख लेंगे ना, तो होगा क्या, रिलेटिवली मुझे क्या फील होगा कि मेरे और उसके बीच की जो सेपरेशन थी वो ख़त्म हो गई। तो अगर मैं इस पे बैठ के इसको देख लेता हूँ और मेरे को इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ख़त्म करवानी है, मतलब सेपरेशन ख़त्म करवानी है, तो इसको इसकी तरफ कोलाइड करवाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो मेरे को वी रिलेटिव देखनी पड़ेगी ना, वो ऐसा होगा कि जब मैं इस पॉइंट पे बैठूंगा तो मेरे को ये पार्टिकल मेरी तरफ ही चलते हुए आना देखना चाहिए। और वो तब कब होगा, जब ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट बराबर हो।
क्यों? क्योंकि जब मैं इसको रिलेटिवली देखूंगा ना, तो यू बाय वन नीचे की तरफ आएगा अपीयर में, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको यू एक्स वन दिखेगा, ये चीज़ आपको दिखेगी। अब आप चाहते हो कि आपका नेट ऐसे ही चले पूरा ताकि टकरा जाओ, तो आपको यू बाई टू इज इक्वल टू यू बाई वन तो करना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ मैंने एक तो यहाँ पे कर दी। अच्छा, टाइम ऑफ कोलिजन के लिए क्या करना है, आपको डिस्टेंस एक्स दे रखी है और आपको यू एक्स वन प्लस यू एक्स टू की वैल्यू है, तो आप वहाँ से पुट करोगे। अच्छा, वी वाई वन और वी यू वाई टू बराबर थे, ठीक है। अ, दूसरी चीज़ जो अपन ने यहाँ पे करी, बेसिकली टाइम ही निकालना है, तो अपन को टाइम देखना है कोलिजन के लिए। अपन अगर इसको यहाँ से रिलेटिवली ऑब्जर्व करें, रिलेटिवली बस ये इधर मूव कर रहा है, यू वाई वन यू वाई टू बराबर है, तो भैया आपके पास डिस्टेंस ये थी, वेलोसिटी भी है, तो आप टाइम निकाल लोगे डिस्टेंस अपन वेलोसिटी से। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसको सॉल्व करने के बाद क्या जाता है, ए। नेक्स्ट लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन द डायग्राम गिवन बिलो सो दैट द प्रोजेक्टाइल कैन हिट द टारगेट। देखो, अब प्रोजेक्टाइल को अगर इसको टारगेट को हिट करना है, तो ऑब्वियसली बात है, ये जो टारगेट है इसकी ट्रेजेक्टरी ऑफ इक्वेशन पे फॉलो होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। प्रोजेक्टाइल ऐसे चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ठोक दिया इसको, ठीक है, ठोकने के बाद ऐसे, तो ये तो इसकी कंप्लीट प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी थी। अब अगर मान लो इसको ठोकना है, इसको यहाँ से टारगेट को हिट करना है, तो जो टारगेट की लोकेशन है और इसकी इक्वेशन की जो ट्रेजेक्टरी है, वो दोनों सेम पॉइंट पर लाई करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि ये जो पॉइंट है ये इसकी ट्रेजेक्टरी में फॉल होना चाहिए। तो अपन को पता है ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन ये होती है, अपन को सारा डाटा दे रखा है, ज्योमेट्रीज अपन ने लगा ली, और यहाँ से अपने को टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। देखो, मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस है, आपको अपने हिसाब से देखना है। मैंने यहाँ पे पूरी सॉल्विंग दिखा दी, मैं सॉल्विंग एक एक स्टेप नहीं बताऊंगा। मैंने इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी लिखी है, वैल्यू डाली है, सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने यहाँ पे आंसर निकाला। तो मेरे पास जो टेन थीटा की वैल्यू आ रही थी वो थ्री आ रही थी, मतलब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि टारगेट को हिट करना है, तो उस टारगेट की जो लोकेशन है वो इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी के अंदर ट्रू होल्ड करनी चाहिए। तो एच इक्वल टू टेन मतलब वाई इक्वल टू टेन पे एक्स इक्वल टू 20 होना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड इन एयर। A is thrown with a speed of 30 meters per second and B is thrown with a speed of 40 meter per second. Find the separation of them after 1 second. अब देखो, सेपरेशन है, सेपरेशन हमेशा रिलेटिवली देखते हैं कि एक को दूसरे की कितनी सेपरेशन दिखती है। तो इसमें कुछ नहीं करना, रिलेटिव मोशन लगाना है। देखो, अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी देखता हूँ और मान लो मैं ए को देख रहा हूँ बी के रिस्पेक्ट में, तो बी की वेलोसिटी उल्टी करके ए की तरफ दे देना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे दे दी, देखो। और ये देखो, अगर मैं इसको एकदम उल्टा करके देता हूँ 180 डिग्री अपोजिट, तो ये एंगल क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल 53 डिग्री। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे दे दी। अब देखो, ये 37, ये 53, तो पूरा नेट जो यहाँ पे एंगल बिटवीन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि एंगल बिटवीन देम तो 90 डिग्री है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता है अंडर रूट में कॉस 90 से, तो टू ए बी वाला टर्म हट जाएगा, तो ये बचेगा। तो वी रिलेटिव आ गई 50, ए रिलेटिव है नहीं, टाइम मेरे को टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड दे रखा है। अब एस रिलेटिव मैं निकाल सकता हूँ, वी रिलेटिव इंटू टी, तो बस वही चीज़ मैंने करी और आंसर यहाँ पे निकाला। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि भैया सेपरेशन रिलेटिवली देखना, तो आप किसी एक ऑब्जर्वर पर बैठ जाओ, रिलेटिव मोशन को स्टडी करो, एस रिलेटिव, वी रिलेटिव, ए रिलेटिव, सबको आप स्टडी करो। टाइम तो देखो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, चाहे मैं उसको ऑब्जर्वर से देखूँ, चाहे मैं ग्राउंड से देखूँ, चाहे मैं कोई ऊपर से चलती हुई स्पेस पे देखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट होता ही नहीं है। तो रिलेटिव सेपरेशन करने के लिए आपको एस रिलेटिव का डाटा चाहिए, तो वी रिलेटिव निकालना है, वो मैंने यहाँ से डायग्राम से सॉल्व किया और टाइम से मल्टीप्लाई करके मेरे को यहाँ पे रिलेटिव सेपरेशन आफ्टर 1 सेकेंड मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि आदमी है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जर्व करता है, वो 5 मीटर से चल रहा है पर सेकेंड से, और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि रेन उसको 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे गिरते हुए दिख रही है। तो बेसिकली आदमी की वेलोसिटी तो इतनी है, और आदमी को बारिश किस वेलोसिटी से आते दिख रही है, वो ये है। तो अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो बेसिकली मैंने इसको वेक्टोरियली लिख दिया, साइन कन्वेंशन मैंने ये वाली चीज़ को फॉलो किया है। तो देखो होगा क्या, रेन जो बारिश जो है वो आदमी को इस डायरेक्शन में आते दिख रही है, ठीक है, और आदमी जो है वो खुद इस डायरेक्शन में चल रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे आदमी था, ठीक है, छाता लेके ऐसे चल रहा है, इस तरह चल रहा है, तो उसका 5 यहाँ पे हो गया और ये 10 हो गया, ठीक है। तो जो एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ रेन है ना, जो ग्राउंड से, क्योंकि हमें सब चीज़ें ग्राउंड से स्टडी करनी है,
तो ग्राउंड से जो होगा वो इन दोनों की वेक्टर समेशन से रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आएगा। अब देखो जो छाता है इसको पकड़ना है, छाता जो पकड़ना है वो क्या होगा, छाता आप नॉर्मली क्या होता है छाता, आप ऐसे खड़े हो आप तो यूं रखते हो छाते को, अब आप आगे चल रहे हो तो आपको छाता टिल्ट करना पड़ेगा, तो आप वर्टिकल से टिल्ट करोगे, ठीक है ना। कभी भी ऐसे थोड़ी करते अपन छाता कि यूं टिल्ट कर रहे हैं, अपन जब छाता खोलते तब तो ऐसे ही रहता है ना, फिर उसको अपन देखते हैं यार बारिश इधर आ रही तो चलो इधर टिल्ट कर लो। तो जो एंगल लेना है वो अपन को वर्टिकल से लेना होगा, तो ये वाला एंगल लेना होगा अपन को। यहाँ पे ये चीज़ कन्फ्यूजन होती है भैया एंगल कौन सा ले रहे हैं, क्योंकि एक एंगल से आंसर कुछ और आ रहा है और दूसरे से कुछ और आ रहा है। तो जो एंगल यहाँ पे लेना है वो ये वाला लेना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेन थीटा उसकी वैल्यू ये आ गई। तो अपन को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भैया आपको ये वाला एंगल लेना है। भाई ग्राउंड पे खड़े हो छाता ऐसे खोलोगे, आपको इस डायरेक्शन में टिल्ट करवाना पड़ेगा, तो ये वाला एंगल लोगे। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सी डायरेक्शन में खोलना है। और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाया और आंसर यहाँ पे अपन को मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि अ बीड इज फ्री टू स्लाइड डाउन अ स्मूथ वायर टाइटली स्ट्रेच्ड। देखो यहाँ पे एक स्मूथ वायर टाइटली स्ट्रेच्ड है बिटवीन ए एंड बी, तो ये एक स्मूथ वायर था, टाइटली स्ट्रेच्ड है और सर्कल वर्टिकल है। अब ए जो है वो इस हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट करता है और चलते 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 बी में आता है, तो बी में आने के बाद वेलोसिटी क्या होगी। तो ये सिंपल सा वर्क एनर्जी थ्योरम का सवाल है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, अगर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से दिखाऊं तो यहाँ पे देखना, आपके पास ये वाली जो है ना, ये देखो ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल का एक सेमी सर्कल में बन रहा है, और सेमी सर्कल में जब भी एक ट्राइंगल बन रहा होता है तो वो जो एंगल बना रहा होता है 90 डिग्री बना रहा होता है। अब ये वाली डिस्टेंस टू आर थी, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2r cos थीटा, ठीक है। तो ये आ गया 2r cos थीटा। अब जब ए पॉइंट से ये बी पॉइंट पे आया तो जो इसने डिस्प्लेसमेंट करी वो ये करी, ठीक है। तो अब जो आपको ट्राइंगल देखना है वो ये वाला है। तो पहले मैंने आपको ए बी की लेंथ निकलवाई, ए बी की लेंथ कैसे निकलवाई मैंने, कि भैया ये वाला जो ट्राइंगल है सेमी सर्कल में है तो एंगल 45 डिग्री 90 डिग्री बनेगा। अब ये 90 डिग्री एंगल बन गया, देखो ये 90 डिग्री एंगल बन गया। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये जो ए बी की लेंथ है ये क्या हो जाएगी, ए सी कॉस थीटा। तो ए सी क्या था, 2r था, डायमीटर है, वाई इसका रेडियस है, तो 2r cos थीटा आ गया। तो ये ए बी की वैल्यू 2r cos थीटा आ गई, लेकिन जब ये ए बी तक आएगा तो वर्टिकली कितना डिस्प्लेस होगा, ये इतना डिस्प्लेस होगा। देखो ज़्यादा है ना, आर से ज़्यादा ना, तो कितना डिस्प्लेस हुआ, ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज्योमेट्री कैसे लगा रहा हो, तो यहाँ पे 2r cos² थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, जितना एम जी एच, और एच का यहाँ पे ये वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज 2r cos² थीटा। तो बस मैंने एम जी इंटू 2r cos² थीटा और उसको मैंने इससे इक्वल कर दिया। अच्छा यहाँ पे नॉर्मल वॉर्मल लग रही होगी तो वो तो सिस्टम में इंटरनल फोर्सेज आपस में कैंसिल हो जाएगी, या तुम ऐसे समझ सकते हो जो नॉर्मल लग रही होगी वो टूवर्ड्स द सेंटर लग रही होगी, और जो रेडियल फोर्सेज होता है उनका वर्क डन जीरो होता है, ठीक है ना। अगर जैसे मान लो ये रेडियल फोर्स पे नॉर्मल लग भी रही होती इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपकी इधर है और नॉर्मल परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल का वर्क आता ही नहीं है। तो यहाँ से जब मैंने इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया तो मेरी वी की वैल्यू ये चीज़ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इफ टी वन एंड टी टू बी द टाइम ऑफ फ्लाइट इन टू केसेस देन व्हाट विल हैपन। देखो रेंज को सेम करना होगा तो आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री रखना पड़ेगा। तो अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल 90 - थीटा रहेगा। तो अगर एक का 2u sin थीटा बाय जी आ रहा है तो दूसरे का 2u sin 90 - थीटा बाय जी आएगा, मतलब 2u cos थीटा बाय जी आएगा। मैं इन दोनों का प्रोडक्ट ले लूँगा तो मेरे पास ये बनता है। इसको आगे सिंप्लीफाई किया तो मेरे को क्या मिला, 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा बाय जी। अच्छा ये किसका होता है, ये रेंज का फॉर्मूला होता है। तो T1/T2 किसके बराबर हो गया, 2r के। तो T1/T2 का प्रोडक्ट किसके प्रोपोर्शनल हो गया, r के प्रोपोर्शनल हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज दिस द हॉरिजॉन्टल रेंज इज। देखो हॉरिजॉन्टल रेंज में क्या हो रहा है ना, इक्वेशन अगर आप देखोगे, अगर आप इसको ओरिजिन मान लो, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो जब रेंज आ रही है, ये रेंज आ रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, वाई जीरो हो जा रहा है, ठीक है। रेंज के टाइम पे क्या है, वाई जीरो है, तो वाई को जीरो पटक दो। तो यहाँ पे देखो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसमें दो वैल्यू आएगी, एक तो एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, वो तो अपना ओरिजिन ही आ गया, और एक एक्स की वैल्यू 64 आ जाएगी। तो इसका मतलब वो एक्स कौन सा दूसरा है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे सिंपल सा है, रेंज अगर निकालनी है आपको तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो करना होता है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो किया, क्वाड्रेटिक सॉल्व किया, अपने को एक परमिसेबल वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट यहाँ पे देखा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम 8 मीटर बिफोर द फुट ऑफ अ वॉल, जस्ट टचेज द टॉप ऑफ द वॉल, फॉल्स ऑन द ग्राउंड ऑन द अपोजिट साइड एट अ डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम इट, द हाइट ऑफ द वॉल इज। देखो कुछ नहीं है, यहाँ पे आपने क्या किया, एक एंगल 45 डिग्री पे बॉल को फेंका है, ठीक है, और वो जो वॉल है, ये जो वॉल है ये क्या है, इस ऑब्जेक्ट से, इस ओरिजिन से जहाँ से आपने फेंका है 8 मीटर की दूरी पे। अब हुआ क्या, ये जो बॉल है ये इसके टॉप को जस्ट टच करी है, और टच करते करते आगे जाते जाते इससे बस 4 मीटर दूर आगे गिरी हुई है, और अपन को ये हाइट निकालने को है। तो देखो पहली चीज़, मैंने इसको यहाँ से फेंका, ये चलती गई जस्ट टच किया, ठीक है, टकरा के रुकी नहीं, जस्ट टच किया, मतलब ये इसकी लाइन ऑफ ट्रेजेक्टरी में जस्ट फॉल ही हुआ है, और फिर आगे जाके यहाँ पे गिरी। तो देखो ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, प्रोजेक्टाइल पूरा कंप्लीट हुआ है, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, तो रेंज अपने को ये मिल गई 8 + 4 दैट इज 12, और टेन थीटा यहाँ पे 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की ये जो फॉर्मेट होती है, एक्स टेन थीटा 1 - x/r, तो मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो मेरे को आर भी पता है, मेरे को टेन थीटा भी पता है, और मेरे को यहाँ पे एक्स भी पता है, ठीक है ना, 8 हो जाएगा। देखो अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूँ तो मेरे को वाई आराम से मिल जाएगा, तो मैंने एच लिखा, एक्स की जगह 8 लिखा, टेन थीटा की जगह 1 लिखा, और इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया, तो मेरे को जो एच की वैल्यू 8/3 मीटर यहाँ पे आंसर में मिल गई। तो यहाँ पे जो समझने की देर है वो ये है कि आपको रेंज निकालना, जो डेटा दे रखा है टेन थीटा की वैल्यू आप निकाल लोगे, और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की रेंज वाली फॉर्मेट को यूज़ करना है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, फाइंड द मैक्सिमम रेंज। देखो अब जब आप इंक्लाइन प्लेन पर सवाल करते हो ना कुछ फेंकने वाले, तो सिंपल सी जो ट्रिक होती है वही होती है कि आप अपना कार्टेशियन सिस्टम चेंज कर दो। जनरली आप क्या करते हो, आप ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्स और वाई लिखते हो। अब आप कुछ मत करो, आपने कार्टेशियन प्लेन चेंज कर लो, आप इधर एक्स मान लो और इधर वाई कर लो। तो देखो यहाँ पे ये यू दे रखा था, ठीक है, इसका जो यू है वो ऐसा दे रखा था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये है, ये 37 दे रखा है। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट इस प्लेन के अक्रॉस करूँ, अलॉन्ग द प्लेन और परपेंडिकुलर प्लेन, तो ये तो बन जाएगा यू कॉस 30 और ये बन जाएगा यू साइन 30। तो आपके पास अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉलो करूँगा तो यू एक्स आ गया, ये यू वाई आ गया ये। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन का देखो तो एक्सेलरेशन नीचे लग रही है जी, तो जी के अगर मैं कंपोनेंट करूँगा तो वो तो बनेंगे जी साइन 37 और जी कॉस 37। तो ए एक्स और ए वाई आ गया आपके ये साइन के साथ। अब आपको क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u/a/y। अब यहाँ पे जो साइन अपन ने कोऑर्डिनेशन लिए हैं कार्टेशियन प्लेन के, उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो यू वाई की जगह आपको यू कॉस 30 और ए वाई की जगह आपको जी कॉस 37। अब रेंज निकालना है तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, और उसमें कार्टेशियन जो प्लेन है वो एक्स और वाई ये वाले यूज़ करना है। तो उस केस में आप देखोगे तो यू एक्स इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट में यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ फ्लाइट यूज़ कर लिया मैंने। और देखो यहाँ पे -12 a x t² क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इधर भी आपके पास एक एक्सेलरेशन है। आप नॉर्मल प्रोजेक्टाइल करते हो तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स ऐसे लिखते हो, तो एक्स जो होता है उस टाइम पे कोई एक्सेलरेशन आती नहीं, क्योंकि जी पूरा परपेंडिकुलर है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्योंकि कार्टेशियन प्लेन चेंज कर दिया, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रही है अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, आपके पास वैल्यूज सबकी है, आपके पास रेंज का आंसर आराम से निकल के आ जाएगा, दैट इज 150 मीटर्स। तो इसमें कुछ नहीं करना है, कार्टेशियन प्लेन को आपको चेंज करना है, उस हिसाब से एक्सेलरेशन और वेलोसिटी लिखनी है, और इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको आंसर्स डील करना है।